ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे साफ लिखा है, देखो जैसे किंतु अंदर चमगादड़ की ठीक वैसे ही 5 उंगलियाँ होती है जैसे ओरंगुटन की। आप सोचो यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा था, कौन सा ऐसा जानवर है जो अपने लिए खुद के ही हाथों से जो है अपना वो तैयार करता है। इस टाइप का क्वेश्चन था 2023 का, जाके देखो जीएस का। अगर सोचो ये लाइन उसका लगे सर कास्ट का वो करता है। अरे कास्ट, हाँ वो लकड़ी के उससे उधेड़ता है और अपना खुद का वो बनाता है। तो कैसे यूपीएससी ने सोचो रंजीर वाला क्वेश्चन भी पैसे से पूछा है। हाँ, और एक आज मैंने देखा था एक क्वेश्चन और पैसे से। तो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, देखो पैसे ये सब चीज़ें 5-5 बार आप रटोगे, 5-5 बार करोगे तो ये चीज़ें याद रहेगी, याद रहेगी। तो जीएस में भी कम से कम 4-5 क्वेश्चनों को फायदा मिलेगा आप लोगों को। आप सोचो यार, डायरेक्ट औरंगुटान वाला क्वेश्चन है। नहीं विश्वास हो रहे तो देखो अभी दिखाता हूँ तुम लोगों को। अंजीर वाला भी मैंने बताया था आप लोगों को। 2023 में पूछा था। यही बात है कि आप लोग किस तरीके से यूपीएससी को, मैं फिर बता रहा हूँ, पीवाईक्यू करो और कुछ भी नहीं, ओनली यूपीएससी के पीवाईक्यू। कोई ज़रूरत नहीं है कोई कोचिंग सीडीएस एनडीए सब कोई फालतू ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ याद रखना। ये मैंने मधुमक्खी का याद रखना, उधर पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये मैंने बताया भी था उधर। ये देखो अब, निम्नलिखित में से कौन सा किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बिने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है। अब औजार बनाने के लिए भाई मनुष्य की तरह उसके 5 अंगुली चाहिए। अब देखो यही औरंगटान है जो अभी आप उधर पढ़े हो। अब इससे ज़्यादा और तुम्हें क्या सोचा, 2019 का पेशेज है 2023 में रिपीट हो रहा है। सर बंदर जैसा होता है ये? हाँ बंदर जैसा ही होता है। इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से जब ट्रिक करवाऊंगा तब उस तरीके से भी करवाऊंगा, पर मेरा मानना है कि इधर देखो पैसेज से भी रिपीट हो रहा है, तो ये चीज़ भी सीखो भाई साथ के साथ। आप ये चीज़ भी ध्यान रखो, डायरेक्ट रिपीट हुआ है। अंजीर वाला जो क्वेश्चन आया 2024 में वो आया हुआ है पैसेज, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। चलो आ जाओ, 2021 करेंगे आज से। अब मैं फिर 12 बता रहा हूँ, पैसे की क्लासेज 4-5 बार देखोगे आप तभी जाके आपका सिलेक्शन हो गया। सीसेट निकालना है तो पैसेज को अच्छे से कर लो, ताकि 20 प्लस 25 प्लस सही कर पाओ आप लोग, तब जाके आप एकदम श्योर हो सकते हो सीसेट के लिए। सीसेट में श्योर होना तो पैसेज ही है आपको। फिर रीजनिंग मैथ पे इतनी कमांड कर लो, एनसीईआरटी पढ़ा है जो जो ही पढ़ लो, उससे भी काम हो जाएगा। चलो करो, पहला और दूसरा क्वेश्चन सब लोग करो, पर मैं जिसको बस आंसर मत बताना। नहीं चलो ठीक है, एक बार सब लोग पढ़ लो इसको, ठीक है, सब अपना आंसर सोच के रखना, पहला और दूसरे का सब, फिर मैं जैसे पूछते जाऊंगा वो जवाब देते जाना। 2021 पहला और दूसरा पैसे सब लोग करो सोल्व, फिर मैं जैसे पूछते जाऊंगा फटाफट जवाब देते जाना।
निखिल एक चीज़ याद रखना कि कभी भी साइंस में है ना कोइंसिडेंटली कुछ भी नहीं होता। ठीक है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, साइंस में कोइंसिडेंटली कुछ भी नहीं होता, सब चीज़ें नियम एक, सब चीज़ें मतलब उसका लॉजिकल रीजन रहता है। कोइंसिडेंटली तो सब एक सी बात है, वो वाली बात हो गई ना गैस वाली। साइंस पे फिर साइंस होगा ही नहीं अगर ऐसा होगा तो। हो गया, किस किस से हो गया ये? हो गया सर। चलो मैं जिससे पूछते जाता हूँ जवाब देते जाओ। युवराज, हाँ सर। क्या आंसर आया? डी दोनों में। दोनों में डी है युवराज का। ठीक है, निखिल। सर पहले का बी है और दूसरे का सर डी है। अच्छा, सना सर पहले का बी और दूसरे का डी। और अनु। सर एक्चुअली मैं अभी ज्वाइन की हूँ तो एक मिनट पढ़ रुक लूँ। जाओ, चलो ठीक है, तुम करो। उसके बाद अमित। अमित, नगीना। सर पहले का बी हाँ, और सेकंड वाले का डी। छोटी। पहले का बी है सेकंड का डी। ओके, काजल। हाँ सर पहले वाली का बी है और सेकंड वाला का डी है। क्या चक्रा, सब लोगों को गलत कैसे हो रहा है? अब कौन बचा? ये तुम लोगों को ना मुझे भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता लगता तुम लोगों को। रुको, अरे कौन कौन क्लास से छोड़ के भागता है मैं देखता हूँ। अब तो पढ़ लो, उधर क्लास भी नहीं देखते हो। कोई नहीं बचा है, नहीं बची है, पढ़ रही हूँ। अभी 60 दिन है सर। तो सा क्या बहुत है? अब मैं देखता हूँ यहाँ से, एक मिनट। छोटी, काजल, सना, ये अनु। अनु बताइए, अब आपका ही बचा ओनली। सर पैसेज कहाँ दिख रहा है? अब बताओ। अमित भाग जाता है रोज क्लास। अटेंडेंस लगाने आता है। बताइए अनु। यस सर। इतना टाइम लोगों के, बताइए जल्दी। सर पहला जो स्टेटमेंट है मतलब उच्च तीव्रयुक्त प्रकाश की तुलना में निम्न तीव्रयुक्त प्रकाश का पौधे पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर दूसरा स्टेटमेंट है प्रकाश प्रदूषण का किसी पारिस्थितिकी तंत्र पर अस्थायी रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और मतलब अस्थायी रूप से तो ये भी गलती हो जाएगा। कि पुरुष के पुष्पन के लिए अन्य रंगों की प्रकाश की तुलना में श्वेत रंग का प्रकाश बेहतर है, तो इसी होगा सर। और दूसरे का? दूसरे का पहला परागणकारी प्राणियों की विविधता के बिना भारत के अनाज, सर इसमें ये निगेटिव है कि इसके बिना जो है अनाज खाद्यान्न का साधारण उत्पादन संभव नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, उद्यान फसलों की एक धान्य कृषि कीटों के अस्तित्व के लिए बाधक है। उद्यान फसलों, तो ये तो ये सही है दूसरा स्टेटमेंट। प्राकृतिक वनस्पति से विहीन कृषि क्षेत्रों में परागणकारियों की अत्यधिक कमी हो जाती है, तो ये तीसरा गलत हो जाएगा सर। कीटों में विविधता पौधों में विविधता लाती है, 4 सही है। फिर आपको तो आंसर क्या बनेगा?
इस अकॉर्डिंग 3 गलत बता रहे हो, 4 सही बता रहे हो, सेकंड बता रहे हो, तो आपका तो ऑप्शन बना ही नहीं इसमें। बी हो जाएगा सर ऑप्शन। चलो ठीक है, देखो इधर अब ध्यान से देखना। देखो पहला क्वेश्चन देखो, उच्च तीव्रता युक्त प्रकाश की तुलना में निम्न तीव्रता युक्त प्रकाश का पौधों पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आप खुद कॉमन सेंस बताइए, अगर मान लो कि जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा जो है तीव्र प्रकाश पड़ता है उससे ज़्यादा पौधों को नुकसान होगा, या जो सर्दियों में कम ताप वो पड़ता है उससे ज़्यादा होगा? खुद ही सोचो, तो लॉजिकली सोचोगे वैसे ही कट जाएगा ये तो। ठीक है, इधर समझो, ये गया पहला काम से। अब मुझे ये बताओ कि स्वाभाविक सी बात है कि एक तो दूसरी बात, ठीक है, और कितनी बार मैंने बोला इस टाइप को थोड़ा चीज़ें देखा करो भाई। उच्च तीव्रता युक्त प्रकाश की तुलना में निम्न तीव्रता युक्त प्रकाश के पौधों पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब इस टाइप की जो बात है ना, एक्सट्रीम स्टेटमेंट की तरफ भी जा रहा है। दूसरा अपने लॉजिकली भी सोचोगे तो इस तरीके से गलत गया ये। अब ये देखो जो सी सही बता रही थी अनु, देखो यहाँ देखना, पौधों के पुष्पन के लिए अन्य रंगों के प्रकाश की तुलना में श्वेत रंग, मैंने कितनी बार बोला है सिंगल फैक्ट वाले तो ऐसे ही गलत होंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। आगे देखो, दो ऑप्शन तो ऐसे कट गए अपने। डी में देखो, किसी पारिस्थितिक तंत्र में उपयुक्त तीव्रता का प्रकाश न केवल पौधों के लिए बल्कि प्राणियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को थोड़ा बहुत सोचना है। अब बी में पढ़ते हैं प्रकाश प्रदूषण। अब देखिए कोई चीज़ नेगेटिव है, ध्यान से समझना, प्रकाश प्रदूषण, अरे है ना, जीएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। प्रकाश प्रदूषण का किसी पारिस्थितिक तंत्र पर स्थायी रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, पड़ सकता है। तो आप ये इसको एक्सट्रीम मत समझो, इसने पॉसिबल स्टेटमेंट बना दी है, ये चीज़ समझने का प्रयास करो तो ये चीज़ सही होगी, ना कि उसका एक्सट्रीम नहीं। ये कौन देखेगा अनु, ये पढ़िए आप, पढ़ सकता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में उपयुक्त तीव्रता का प्रकाश न केवल पौधों के लिए बल्कि प्राणियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये चीज़ जनरल स्टेटमेंट सही है ऐसे मोस्टली अगर आप देखोगे तो। पर आप मुझे बताओ क्या इसका ऐसे इसका सारांश है? आप यहाँ पे देखो, प्रकाश के प्रभाव के अंतर्गत सीमित मात्रा में खाद उपलब्ध होने के कारण कीड़ों की संख्या में भी उल्लेखनीय कमी आई है। तो इसका मतलब आप सब इससे यह पता लग रहा है कि ये देखो, मतलब कभी है ना थोड़ा बहुत अगर दो ऑप्शन में आप अटको ना, थोड़ा बहुत पैसेज पढ़ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं अभी इसमें थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ आपको। देखो, शोधकर्ताओं ने मटर के कीड़ों को और रस चूसने वाले कीड़ों से युक्त कृत्रिम तृण उखंडों को रात में स्ट्रीट लाइट के अनुरूप आलोकित किए। मतलब ये कोई टेस्ट कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। इन्होंने देखा भाई क्या क्या फ़र्क पड़ता है। इन्हें दो अलग अलग प्रकार के प्रकाश में रखा गया, नवीनतम वाणिज्य एलईडी प्रकाश के सदस्य सफ़ेद प्रकाश और सोडियम स्ट्रीट लैंपों के सदस्य एम्बर प्रकाश जो है, ठीक है। देखो एलईडी के बारे में पेशेंट क्वेश्चन पूछा हुआ। मटर कुल के जंगली पौधे, याद करो आपके 2024 का क्वेश्चन। मटर कुल ही पूछा था कि कौन कौन है, जो कि तृणभूमि में मटर के कीड़ों के लिए खाद के स्रोत है। इन पौधों पर निम्न तीव्रता युक्त एम्बर प्रकाश डालने पर देखा गया कि इसमें पुष्प प्रेरित होने की बजाय बाधित होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि ये तो नुकसानदायक रहा है इनके लिए। प्रकाश के प्रभाव के अंतर्गत सीमित मात्रा में खाद उपलब्ध होने के कारण कीड़ों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है, ठीक है। अब देखो इससे देखो ना, यही मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, देखो अगर आप इस पैसेज को पढ़ोगे ना तब भी आंसर नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए पहले ऑप्शन पे काम करना है, उसके बाद में भाई 2-3 स्टेटमेंट तो आप ऐसे ही काट दोगे, बहुत बार आप डायरेक्ट आंसर तक भी पहुँच जाओगे। तो ये चीज़ याद रखना कि पैसेज पढ़ने से पहले आप इनको पढ़ा करो, तब आराम से आप एक्यूरेसी आपकी 25+ जाएगी। तो ये देखो, ये तो ऐसे गया, उस तीव्रता प्रकाश तो नाम निम्न तीव्रता प्रकाश में पौधों पर अत्यधिक। भाई ये एक पे इन्होंने निष्कर्ष निकाला, क्या सब पे ऐसे माना जा सकता है क्या? ये चीज़ हमेशा याद रखना। पर ये बात सही है कि प्रकाश प्रदूषण का किसी पारिस्थितिक तंत्र पर स्थायी रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ पे देखा ना अपन ने कि जैसे यहाँ पे देखो इसका प्रभाव पड़ा, उसे प्रेरित करने बाधित हो गया, तो पढ़ सकता है तो पॉसिबिलिटी है। ये तो 100% ये स्टेटमेंट सही होगा। तो ये तो ऐसे गया सफ़ेद रंग के, तो इसमें ऐसा कुछ बात भी नहीं बोल रहा है। और ये तो हमेशा यार सिंगल फैक्ट वाले तो ऐसे गलत होंगे। किसी पारिस्थितिक तंत्र में उपयुक्त तीव्रता का प्रकाश न केवल पौधों के लिए बल्कि प्राणियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा होता तो ये तो देखो यहाँ पे अपन ने क्या सीखा है, उल्टा ये जो है नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये पॉजिटिव तो इसकी थीम आ ही नहीं सकती। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, पैसेज सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका, आप ऑप्शन को सबसे पहले एलिमिनेट करो। देखो इसमें अगर देखो सबसे पहले यहाँ पे भी देखा करो, यहाँ पे देखोगे ना, देखो एक मैं नया मेथड सिखा रहा हूँ, थोड़ा ऑब्जर्व करना है इसको। जीएस में भी सिखाऊंगा मैं, ये जो मैं नया चीज़ सीखा हूँ। देखो ये है विषम। विषम ऐसे नहीं कि एक है, इसलिए ये टोटल स्टेटमेंट कितने हैं इसके, 1
इसके टोटल स्टेटमेंट कितने हैं 3, तो ये भी विषम हुआ, ठीक है, ये सम है। सर एक के तो 2 है ना। अरे समझो, ये मतलब टोटल स्टेटमेंट कितने हैं 2 है ना, तो सम हुआ। ये टोटल कितने हैं 2, तो सम, ठीक है। 2 है। अब जैसे यहाँ पे तो कभी कभी तो ऐसा बनेगा, ठीक है, याद रखना ये चीज़ है ना। पर कभी ऐसा हो जाएगा जैसे 3 बार विषम आ जाएगा, तो याद रखना विषम में से आंसर आएगा। कभी ऐसा होगा कि 3 बार सम आ जाएगा। ये चीज़ भी आपको ऑब्जर्व करनी है। बहुत सारे जीएस में आपको बहुत जगह हेल्प मिलेगी, जहाँ पे ऐसा होता है ना कि भाई 2 लगाए या 3 लग, मतलब 2 लगाए या 1 लगाए, वहाँ हेल्प मिलती है इस चीज़ से। आप ऑब्जर्व करना, बहुत ये मैंने नई चीज़ सीखी है, अपन ऑब्जर्व करना जब मैं जीएस उसमें सही कौन सा हो? मतलब जैसे है ना, देखो ये चीज़ याद रखना कि जीएस में तो ऐसा होता है, जैसे मान लो 3 विषम आ गए, 3 ओड है, तो इन 3 ओड में से आंसर होगा मोस्टली। अगर मान लो 3 सम आ जाते हैं, तो इन 3 सम में से ही आंसर होगा। तो आप विषम वाला आराम से काट सकते हो, ठीक है। और जब मतलब जीएस में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब जब 2 ओड रहते हैं और 2 इवन रहते हैं, तो मोस्टली 2 ओड में से आंसर आता है। ये चीज़ ऑब्जर्व करना, ये जीएस के लिए है, ठीक है। ओड वाला आंसर आता है। हाँ हाँ बोलो। सर एक बार एक्सप्लेन और करना इसको आप, ऑड इवन वाला कैसे? अरे ये देखो, ये है, ये क्या हुआ, ओड हुआ, मतलब टोटल 1 है ना, मतलब ये संख्या से मत देखो इसको। ये भी ओड हुआ, ये इवन हुआ, ये इवन हुआ। जब जीएस में इस टाइप का कंडीशन बनेगा, यहाँ सीसेट की नहीं बता रहा हूँ मैं, जीएस में बता रहा हूँ। जीएस में जब इस टाइप का बनेगा, तो मोस्टली आप देखोगे ना 70 to 80% आंसर ओड में से आएगा, जब 2-2 बन जाता है। ये चीज़ याद रखना। पर अगर जब ऐसे बने 3 ओड है, ठीक है, और ये क्वेश्चन याद रखना उनमें लगाना जिसमें आपको क्वेश्चन निकालने में मतलब भाई डायरेक्ट आ रहा तो वो तो नॉलेज से करेंगे अपन। ट्रिक लग रहा तो उसमें ट्रिक, मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना, ट्रिक भी नहीं लग रही, नॉलेज भी नहीं लग रहा, तो वहाँ पे ऑप्शन मेथड का, तो मैंने बोला भी था ऑप्शन मेथड भी यूज किया करो। जब इस टाइप का बन जाएगा, तो याद रखना कि इन तीनों में से ही आंसर होगा। और जब मान लो इस टाइप से बन जाए इवन 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 ओड, तो याद रखना कि इवन में से आंसर होगा। ये जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जीएस का तब देखना, अभी तो ये छोड़ो। पर ये लगता है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो मैंने एक चीज़ क्या बोला था, फ्रीक्वेंसी मेथड भी देखा करो ऑप्शन में, तो सबका तो सेम है। अब यहाँ पे सेम है, तो याद रखना कभी भी है ना 2 ऑप्शन सही होंगे, 2 ऑप्शन गलत होंगे। ये चीज़ याद रखना जब फ्रीक्वेंसी मेथड मतलब सिमिलर रहता है। अब देखो ध्यान से देखना, परागणकारी प्राणियों की विविधता के बिना भारत के अनाज खाद्यान्न का संधारणीय उत्पादन संभव ही नहीं है। अब ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। ठीक है भाई, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, पर ये सोचा अनाज खाद्यान्न का संधारणीय उत्पादन संभव ही नहीं है। तो मैंने कितनी बार बोला, इस टाइप के नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा गलत होते हैं। अब जैसे ही गलत हुआ, ये 2 ऑप्शन तो ऐसे गए, ठीक है। अब आगे देखो, उदाहरण यहाँ पे अगर तो है होते हो तो संधारणी की वजह से क्या ये सही हो जाता? देखो मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी अगर इस टाइप का स्टेटमेंट देगा ही नहीं, क्योंकि फिर उससे गलत होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती। जान बचाने के लिए तो उसने ये जोड़ा है। अगर वो बोल देता ना संभव है, तब भी वो गलत होने के चांसेस रहता। वो स्टेटमेंट को कोई भी जो है भाई, जैसे मान लो इसका आंसर ये मान लेता 1 सही है, वो अगर नहीं हटा दोगे नहीं। अब भाई इसका भाई नेचर का प्रोसेस है, नेचर हो सकता है भाई प्रागणी, अगर मान लो डाइवर्सिटी जैसे कमी आएगी, तो वैसे वैसी बात है कि लॉस हो सकता है। 1% भी लॉस हुआ तो गलत हो जाएगा ना। तो यूपीएससी क्या चाहेगा कि वही, देखो गलत तो ये भी है, नहीं हटा दोगे तब भी गलत है स्टेटमेंट। पर याद रखना यूपीएससी चाहता है कि मैं इसको 100% स्टेटमेंट को गलत बनाऊँ, ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना हो, इसीलिए कटेगा ये, ठीक है, याद रखना ये चीज़। अब देखो ये तो देखो ये चीज़ अब ध्यान से समझना ना। अब देखो ये पता है कि देखो ये जैसे गलत हुआ, पर ये देखो चौथा सही हो जाएगा। कीटों में विविधता पौधों में विविधता लाती है जनरल स्टेटमेंट है। और भाई स्वाभाविक बात है, जब इसकी डाइवर्सिटी बढ़ेगी तो पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो बढ़ेगी, तो स्वाभाविक सी बात है ये तो होगा, 100% ये होगा। तो चौथा तो होगा, यहाँ से वैसे पता लग गया भाई चौथा तो है ही, ठीक है। अब आगे बढ़ो, ठीक है। अब देखो ध्यान से ये पढ़ना, उद्यान फसलों की एक धान्य कृषि कीटों के अस्तित्व के लिए बाधक है। अब देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि क्या भाई हो सकता है कि भाई उसके लिए फ़ायदेमंद भी, वैसे कोई ज़रूरी शैली है कि भाई उसके लिए जो है नुकसानदायक होगी, ठीक है। चलो ठीक है, कोई नहीं, आगे पढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति से विहीन कृषि क्षेत्रों में परागणकारी की अत्यधिक कमी हो जाती है। अब देखो ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे आपको अत्यधिक कमी, आपको एक्सट्रीम वर्ड लग रहा होगा, तो हमेशा एक बार इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लिया करो। देखो बिकम द सेक्रेड इन कल्टिवेट एरिया डिवोट द नेचुरल वेजिटेशन। अगर वो एक्सट्रीम वर्ड यूज़ करेगा ना अत्यधिक, तो याद करो वो कौन सा यूज़ करता है, एनोनिमियस करता है, इस टाइप के वर्ड यूज़ करता है अगर उसे एक्सट्रीम बनाना होता है। चलो मान लो, देखो अब मान लो कि इस टाइप के आप 2 ऑप्शन में फंस भी जाओ, तो हल्का सा पढ़ लो,
मैंने कितनी बार बोला हल्का सा पढ़ लिया करो। देखो एक कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पढ़ने की जरूरत पड़ती है ना, बहुत सारे में जरूरत पड़ती ही नहीं है। सभी पुष्पधारी पौधों की जातियों में से लगभग 80% में परागण प्राणियों द्वारा होता है, जिसमें पक्षी और स्तनधारी प्राणी शामिल है, किंतु कीट मुख्य परागणकारी है। ठीक है, याद रखना। तो ये तो इसीलिए ये चौथा स्टेटमेंट सही हुआ। जैसे जैसे कीटों में विभिन्नता आएगी, पौधों में विभिन्नता लाती है। परागण हमें पौधों से उत्पन्न कई औषधियों के साथ साथ विविध प्रकार की खाद्य उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। विश्व के कम से कम 1/3 कृषि फसलों पर परागण पर निर्भर है। परागण के लिए देखो 1/3 है, इसीलिए जो है ये स्टेटमेंट गलत हुआ कि सारा जो है उत्पादन संभव ही नहीं है, इसलिए गलत हुआ। परागण के लिए मछली का सर्वाधिक प्रभावी वर्ग है। ये 400 से अधिक भी फसलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परागण एक ऐसी अनिवार्य व्यवस्था जो पौधों और प्राणियों के बीच जटिल संबंधों का परिणाम है और इनमें से किसी की भी कमी या ह्रास दोनों के अस्तित्व को प्रभावित करती है। इसीलिए ये है जो तीसरा सही है। ठीक है, उदाहरण फसलों के बारे में इसमें कहीं बात किया है? सोचो, कहीं पे भी बात भी नहीं है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट होता है इसने कहीं पे भी उदाहरण फसलों के बारे में बात नहीं की है। कहाँ बात किया है ये चीज़? तो ये यार ना सिंगल फैक्ट जो होते हैं ना, वाइड स्टेटमेंट, नैरो स्टेटमेंट, ये चीज़ें अगर समझोगे ना तो आप ये कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। थोड़ा अब मैं फिर बार बता, देखो ये चीज़ें ऐसे नहीं आती। आपको इन चीज़ों के लिए PYQ को जो है बार बार करना पड़ेगा। देखो अब ये UPSC ने डायरेक्ट PT में पूछा 2019 के जाके देखना, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट। अब देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, पैसे जो है आपका GS की भी हेल्प करेंगे। 4-5 क्वेश्चन भी बढ़ते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, ये चीज़ याद रखना। अभी BPA का क्वेश्चन पूछा हुआ है UPSC ने। चलो आ जाओ अब इधर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ये वाला भी कर चुके हैं, ये वाला भी कर चुके हैं अपन, ये वाला भी कर चुके हैं ना। चलो आगे बढ़ो। पैसे दृष्टि से कौन टॉपिक लगा ली भैया? दृष्टि वाली बुक से क्या हो गया? दृष्टि वाली बुक से मैथ के कौन कौन से टॉपिक कर ले? अरे तो मैं जो चैप्टर वाइज जो करवाते जा रहा हूँ वो तो करो ही ना। जैसे मैंने नंबर सिस्टम कराया भाई, वो करो जाके। इधर मैंने LCM, HCF, ठीक है, एवरेज, ठीक है, एज वाला, लीनियर इक्वेशन, ये चैप्टर तो करो, ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक रेशियो आएगा और परसेंटेज, यहाँ तक तो जरूर करना। ये सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 40 क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे। सर उसमें तो PYQ के क्वेश्चन ही नहीं दिए हैं, बस अलग अलग क्वेश्चन दिया मतलब। अरे दिया है, जाके देखिए आप PYQ। एज वाला तो एक ही क्वेश्चन दिया है बस। नहीं, अरे जाके देखो, अच्छे से दिया है भाई। देखे सर, आज ही देखे। है मेरे पास हार्ड कॉपी है 2000 में। आगे रेशियो वाले से आगे है। अरे वो ना अलग चैप्टर है ना, लीनियर इक्वेशन 2 में दिया है, जाके देखना निखिल। वो लीनियर इक्वेशन 1 में नहीं मिलेगा आपको, लीनियर इक्वेशन 2 में मिलेगा, जाके देखना। ठीक है सर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन अपन आगे करेंगे। इसमें इजी रीजनिंग में कर सकते हैं, GS में कर, छोड़ो इधर कोई क्वेश्चन नहीं है। अपन इसमें परसेंटेज भी यूज करें, तो अभी परसेंटेज रहने दो। अभी परसेंटेज अपन आगे पढ़ेंगे तब करेंगे, ये क्वेश्चन उस टाइम कर लेंगे। देख रहे हो इनका वेटेज कम होते जा रहा है। सर तो 37 करो, 37 करो। हाँ बोलो, क्या बोले हो ना? सर मैं बोल रही थी ना कि पैसेज में ना, जैसे मैं जो 1-2 लाइन देख लेती हूँ तभी बन पाता है मुझसे। डायरेक्ट ऑप्शन से मैं फंस जाती हूँ। मतलब एक कोई नहीं, धीरे धीरे। अभी आपको एक बार ही वीडियो देखा ना आपने, 4-5 बार वीडियो देखिए। अभी मैं जब क्लास कराऊंगा और हो जाता है, उससे पहले 3 बार एटलीस्ट देख के रखना, वो हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, देखो मेरा माना 27 पेसेज आते हैं ना, तो लगभग 20 पेसेज के समथिंग या 15 पेसेज ऐसे मान के चलो जो ऑप्शन से ही सही हो जाते हैं। 10-12 पेसेज ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पेसेज पढ़ना पड़ेगा। पर मैं फिर बार देख लेती हूँ ना पैसेज, फिर वो सही हो जाता है। कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो रहा तो भी अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है। मेन बात अपना है सही होना चाहिए। पर हाँ, इतना भी टाइम नहीं लगे कि 2 घंटे ही जो है लगने लग जाए, फिर वो गलत बात है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना। करो ये करो, 37 क्वेश्चन करो, याद करो। मैंने बोला था कल भी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, याद आया वो क्वेश्चन? अब देखो कैसे UPSC रिपीट कर रहा है। ये वही क्वेश्चन है जो कल मैंने करवाया था, सेम क्वेश्चन है, सेम।
सर इसका तो डी होगा ना। करो फिर पता लगेगा, वो तो कर लिया सब लोगों ने। हेलो सर। आप बोलो। इसमें तो सर ए होगा सही, क्योंकि इसमें कह रहा है बी का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से घटेगा ही। ठीक है ठीक है, अभी देखते हैं। कह रहा है बी का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ए से विद्यार्थी कम रहेंगे, मतलब कम रहेंगे ना, तो बराबर हो जाएगा। चलो ठीक है, सबसे बन गया ये क्वेश्चन। किसका आंसर डी आ रहा है? कितने लोगों का डी आ रहा है बताइए? किसी का डी नहीं आ रहा है। ये कितने लोगों का आ रहा है? यही आएगा इसका। चलो देखो इधर, कल मैंने जो करवाया था क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन। देखो इधर, दो कक्षाओं ए और बी, ठीक है। अब याद रखो यहाँ पे क्लास अलग है, कल वो एक ही क्लास के दिया था, उसका वर्क दिया हुआ था। ये चीज़ याद रखना, मतलब क्लास सेक्शन ए सेक्शन बी ऐसे दिया था। इसमें बोल रहा है कि दो कक्षा में ए और बी में क्रमशः 25 और 30 विद्यार्थी है, ठीक है। ये 25 विद्यार्थी है, 30 विद्यार्थी है। कक्षा ए में अधिकतम प्राप्तांक जो है 21 है, मैक्सिमम नंबर इसमें 21 आए हैं, ठीक है। और मिनिमम आए 17। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन है ये। न्यूनतम 17 है। बी में एक अधिकतम प्राप्तांक कितना है? 30 है। मैक्सिमम यहाँ पे 30 नंबर आ रहा है और मिनिमम आ रहा है 22, ठीक है। ध्यान समझना ये चीज़। कक्षा ए से 4 विद्यार्थी कक्षा बी में स्थानांतरित किए गए। अब मान लो यहाँ से 4 मैंने भेज दिए। अब मान लो कि सारे के सारे अगर मैक्सिमम वाले भी हैं, ध्यान से समझना ये चीज़, मैंने सारे अगर मैक्सिमम वाले भी भेज दिए तो स्वाभाविक सी बात है। अब देखो ध्यान से देखना, कक्षा बी का औसत प्राप्त निश्चित रूप से घटेगा, क्योंकि ये घटेगा भाई, स्वाभाविक सी बात है। ध्यान से समझो, मुझे ये बताओ कि इनका मान लो कि मैक्सिमम इतना है, मिनिमम इतना है, तो ये तो मिनिमम से नीचे आ रहे हैं ना, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है वही हो गई कि जैसे मान लो कि सबका मान लो कि औसत 4 था मान लो, ठीक है। और मैंने इसमें 3 और जोड़ दिए, 3 और जोड़ दिए। देखो मान लो कि ध्यान समझना, मतलब 4 लोग थे जिनका 4 नंबर आ रहे थे। ध्यान से समझना इस लॉजिक को। तो 16 नंबर आ रहे थे, 16 का अगर आप एवरेज करोगे तो 4 आ रहा था। अब मैंने इसमें 3 और जोड़ दिए, मतलब 2 जोड़ दिए, मान लो 3, ठीक है। तो 6 जोड़ दिए, 6 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 22 हो गया। पर लड़के भी तो बढ़ गए ना। अब देखो 6 या 18, अब देखो एवरेज इनका कम हो जाएगा। 4 बचा, 6 36, मतलब 3.6 ऐसे कुछ होगा, तो इससे तो कम हो गया। तो वही सेम लॉजिक यहाँ पे होगा, ये तो 100% कम होगा, ठीक है। अब आगे देखो, कक्षा ए का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से घटेगा। अब देखो एक चीज़ याद रखना, मैंने ये ट्रिक बताई भी थी कि जीएस में जो ट्रिक लगता है वो भी यहाँ पे लगता है। जो एकदम याद करो 2023 का क्वेश्चन मैंने उसमें बताया था कि 2 फिक्स स्टेटमेंट बता रहा था, उसमें याद रख लेना दोनों में से एक जरूर सही होगा। याद आया? 2023 में भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी एक सही था। अब मुझे बताओ, हो सकता है कि जैसे मान लो कि अगर ये सारे 17 वाले चले जाए यहाँ पे मान लो, तो तब तो इसका बढ़ जाएगा, परंतु अगर सारे 21 वाले चले गए तो कम हो जाएगा। तो इसका तो अपन कंफर्म कुछ भी नहीं बोल सकते ना। तो गया आंसर ए। याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन मैं फिर 12 बता रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन कल जो करवाया था मैंने बोला था उस टाइम, उसी का जस्ट एक एक्सटेंडेड रूप है ये क्वेश्चन। चलो ठीक है, 39 करो फटाफट। इस टाइप क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, ये आना चाहिए सबसे, फटाफट करो ये। देखो देख रहे हो, हर बार इस टाइप क्वेश्चन आ रहा है, तो याद रखना। अब रीजनिंग में जो है वो रीजनिंग के क्वेश्चनों को भी अब स्टेटमेंट बना के पूछ रहा हो। जैसे 2024 में बहुत ज़्यादा पूछा है, इसी तरह पूछेगा 2025 में। 15 क्वेश्चन सोचा तब 2024 में पूछ लिया था। अब की बार मान के चलो कि वो 24 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछा। जैसे नंबर सिस्टम क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन पूछे थे उस टाइम। सर इसका ऑप्शन सी होगा क्या? हाँ सर, सी आएगा इसका। और हेलो सर, इसमें सर सी आएगा, दोनों मतलब आवश्यकता पड़ेगी। चलो देखो इधर देखो, ध्यान देखो, ABCD में सबसे अधिक भारी कौन है? अब देखो मैंने कितनी बार बोला इस टाइप की क्वेश्चन में डायरेक्ट देखो, इसमें देखो 3 सबकी बात की ही नहीं है, तो इसका तो आंसर 2 तो स्टेटमेंट ओनली 2 तो दे ही नहीं सकता। अब देखो यहाँ देखना, सबसे अधिक भारी मतलब सबसे ज़्यादा पूछा है। A और D में से जो प्रत्येक जो है
BEF में से प्रत्येक से अधिक भारी है। मतलब जो A है ना, याद रखना BEF से भी अधिक है, और जो D है वो भी BEF से अधिक है, किंतु उनमें से कोई भी सबसे अधिक भारी नहीं है। अब मुझे बताओ, ध्यान से देखना, यहाँ पे पहली बार C की बात ही नहीं किया, तो ये सिंगल भी नहीं दे सकता, C की बात किया ही नहीं। सोचो, अब ये तो समझ में आ गया कि भाई स्वाभाविक सी बात है, सिंगल सिंगल तो दोनों नहीं दे सकते। क्या दोनों दे सकते हैं एक साथ? अब ये देखेंगे अपन। देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है, A जो है D से अधिक भारी है। चलो A जो है D से अधिक भारी है, ये तो पता लगे, तो ये तो BEF से ज़्यादा है ही, ठीक है। आगे देखो, किंतु C से जो है हल्का है, तो C से हल्का है तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया? C। तो दोनों मिला के अपन दे सकते हैं, ये चीज़ याद रखना। अब देखो UPSC ने इसके दोनों आंसर दिया है, ये भी दिया और ये भी दिया। अब देखो ये क्यों दिया, ध्यान से देखना, इसको पढ़ो। प्रश्न का उत्तर देने के लिए न तो केवल कथन 1 न ही केवल कथन 2 पर्याप्त। हाँ, ये तो देखा ही अपन ने, ना ये कथन पर्याप्त है ना ये कथन, दोनों साथ में जरूर दे सकते हैं। तो याद रखना दोनों के दोनों स्टेटमेंट, मतलब वो जो है ऑप्शन बनाते वक्त तो उसने गलती कर दिया, तो ये चीज़ याद रखना, दोनों के दोनों आंसर है। आगे देखो, चलो ये करो 45 करो, 45 ये औसत वाला ही क्वेश्चन है। ये अपनी तरफ से म्यूट करो जिसका ओपन है। 45 भी करो और 46 भी करो, 45 46 दोनों इक्वेशन करो, वो लीनियर इक्वेशन है 46। दोनों सही होने चाहिए, 45 और 46। फोर्टी फाइव बस करना है, और क्या कौन करना है? और कौन सा दोनों करना है, 45 46। सर हो गया, 46 वाले ट्रिक से हो गया। 46 वाला ट्रिक से हो गया। 45 नंबर का सी होगा। देख लो अब सी क्या होगा, तो मैं मुझे बताओ। बी आएगा ना उसका। हुआ किसी से दोनों, देखो इधर 45, देखो 45। इस टेस्ट मैच में सबसे तेज़ रन बनाने वाला कौन है? अब देखो सबसे तेज़ रन बनाने का मतलब, मैंने पहले भी देखो याद करो, क्रिकेट का क्वेश्चन तब भी आया था, तभी मैंने बोला था, याद रखना ही चाहिए। सबसे तेज़ रन बनाने का मतलब ये होता है, जैसे अभी T20 चल रहा है, तो T20 में क्या होता है, जो सबसे कम बॉलों में जो ज़्यादा रन बनाता है वही सबसे तेज़ खेलता है, ठीक है। तो अपने को यही ऑब्जर्व करना है कि भाई जो सबसे कम बॉलों में जो है सबसे ज़्यादा रन कौन बना रहा है। अब ए के बारे में देखो, ए ने क्या किया, पहली बारी में जो है 99 गेंदों में 61 बनाए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, पर यहाँ तो इसने बहुत स्लो खेल दिया भाई, इसी कारण ये तो किसी हालतों से आंसर का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि सेकंड पारी में तो बहुत स्लो खेला, 76 गेंदे खेला, 14 रन बनाया, ये तो गया काम से अपना, ठीक है। अब आगे देखो बी का, देखो बी ने यहाँ पे 12 गेंदों में 5 रन बनाए, रन कम ही बनाए, पर ज़्यादा बॉले तो नहीं खेल, मतलब ज़्यादा बॉले जो है डॉट बॉल नहीं खेली उसने, पर यहाँ देखो 50 में से जो है उसने, मतलब सॉरी 50 रन बनाए 85 बॉलों में। चलो ठीक है, इसका मतलब ठीक ठाक है, मतलब ऐसे तो ज़्यादा है, इतना तो श्योर हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये देखो सी 15 रन बना रहा है 75 गेंदों में, तो ये तो गया काम से। और यहाँ देखो 20 रन बना रहा है 50 गेंदों में, तो सी तो गया काम से, सी जाएगा इसके कारण काम से, ठीक है। अब डी देखो, डी 13 रन बना रहा है 55 गेंदों में, ठीक है। अब देखो बी से कंपेरिजन करो, तो
तो इसका मतलब यहाँ तो बी ज़्यादा जा रहा है। यहाँ देखो, यहाँ 50 गेंदों में 12 रन ही बना रहा है, बी यहाँ पे भी ज़्यादा हो गया, डी गया काम से, बी आंसर आ गया। एक तो ये तरीका था इस क्वेश्चन का। दूसरा आप जो है वो निकाल भी सकते हो, जैसे 61 गेंदों में 61 बनाए इसने 99, तो इस तरह से आप वो भी निकाल सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे उस तरीके से, पर ये कॉमन सेंस से भी हो सकता है क्वेश्चन, ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। तो उस तरीके से भी हो जाएगा। आप थोड़ा बहुत भी अगर क्रिकेट का नॉलेज रखते हो ना तो उससे भी हो जाएगा। देखो हल्का फुल्का तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए, याद रखना ये चीज़। इसका बी आएगा आंसर, ना कि सी आएगा। सर दोनों को जोड़ के भी मतलब उसका एवरेज निकाल सकते हैं, बॉल को जोड़ लो और हाँ करो, वह उस तरीके से भी आ जाएगा। वो तो सिंगल आप निकालो उससे भी आ जाएगा। पर ऐसे अगर एवरेज, देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, चलो ठीक है, ध्यान देखना। यहाँ पे इसने कितनी डॉट बॉल खेली, यहाँ पे इसने डॉट बॉल खेली है 35, ठीक है, ध्यान समझना। इसके डॉट बॉल काउंट कर लो, उससे भी निकल जाएगा आंसर। यहाँ पे इसने कितनी खेली 7, तो इसने टोटल कितनी डॉट बॉल खेली 42। इसने देखो कितनी डॉट बॉल खेली, बहुत ज़्यादा खेली है। यहाँ पे अगर 14 घटाओगे आप तो लगभग कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 1 घटाओगे 62, प्लस यहाँ पे देखो ये लगभग कितनी हो जाएगी प्लस 8, और यहाँ पे 9 3 38। अब सोचो ये कितनी डॉट बॉल खेल गया। तो ये 8 2 10 80 लगी 1 7 7 3 10 100 डॉट बॉल खेल गया। तो इसलिए मैं बोल रहा था ना, ये तो देखो 42 ही खेला, ये कितनी डॉट बॉल खेल गया 100, उससे भी आ जाएगा। देखो आंसर अब यहाँ पे 15, तो ये कितनी डॉट बॉल, यहाँ तो 60 बॉल डॉट बॉल खेला। यहाँ पे कितनी खेला 30, 60 30 90, यहाँ पे इसने 90 डॉट बॉल खेला, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे इसने कितनी खेला, यहाँ पे इसने खेला 38, ठीक है, डॉट बॉल। यहाँ पे इसने कितने बॉल खेला 42 और 38 जोड़ दो 10 80 लगी, इसने 80 डॉट बॉल, उससे भी आ जाएगा आंसर। समझ में आया? डॉट बॉल निकालनी है इसमें, डॉट बॉल कितनी खेली उससे आ जाएगा आंसर। ऐसे तो डायरेक्ट अगर आप ऑब्जर्व करोगे उससे भी आंसर आ जाता है, पर डॉट बॉल निकाल के आप एकदम श्योर हो सकते हो, ठीक है, याद रखना ये चीज़। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें वो मैथ मत लगाना कि आप डिवाइड करके देख रहे हो, ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ याद रखना। जब बहुत बड़ा डाटा डिफरेंस दिख रहा हो तो ऐसे ही आंसर आ जाता है, ठीक है। अब आगे देखो ये क्वेश्चन, ये देखो मैंने फिर बताया था, इसमें ट्रिक भी लग रही है। ऐसे सभी ग्रामवासी साक्षर है जिनके पास घर है, सभी एक्सट्रीम बर्ड, ठीक है। केवल आधे ग्रामवासी साक्षर धान की खेती करते हैं, गया काम से। 25 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी ग्रामवासी के पास अपना घर नहीं है, आंसर भी। कुछ वर्ड पकड़ो, कुछ देखो ट्रिक यहाँ पे भी लगती है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। पर देखो मैं इसलिए इसमें थोड़ा बचता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, परंतु मैं बता रहा हूँ ना आखिरी में मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा भाई। पर उसके लिए ना देखो, अगर सीसेट क्वालिफाई करना, जिसको मान लो लग रहा है कि, पर मेरा मानना है अभी तक जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक सीखो। अगर मान लो कि अभी टाइम है अपने पास 8 दिन, अगर मान लो फिर भी ऐसा हुआ कि भाई डर है एग्जाम में, तो मेरा मानना है कि पैसेज तो कर ही लो आप अच्छे तरीके से, पैसेज में तो कोई मैथ नहीं चाहिए ना। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आराम से 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे आराम से सही हो सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना, ये भी ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना। ऐसे बहुत क्वेश्चन होते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आराम से ट्रिक से सही कर सकते हो। तो आपको मान लो कि मैथ रीजनिंग में डर है, पर कुछ टॉपिक तो अभी कर ही लो, मेरा मानना है। पर फिर भी आप आराम से अगर 25 प्लस उधर पैसेज में सही कर ले तो 10-15 क्वेश्चन इधर 40 क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो पर मेरा मानना है उसके लिए आपको पैसेज में बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। चलो देखो, एक तो ये ट्रिक से हो रहा था, पर मैं इसको करवा देता हूँ। एक ग्राम में आधे ग्रामवासियों के अपने घर है। जैसे मान लिया मैंने 100 घर थे, 100 में से आधों के पास जो है 50 के पास घर है अपना, ठीक है, और 50 के पास अपना घर नहीं है। तो यहाँ देखो घर वाली बात पढ़ो, घर वाली कहाँ बोला है, 25 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी ग्रामवासी के पास अपना घर नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं इसमें से 1/5 जो है ग्रामवासी धान की खेती करते हैं। 1/5 निकालोगे तो इसका कितना आ जाएगा 20, मतलब 20 लोग जो है धान की खेती करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। धान की खेती करते हैं मतलब 80 लोग नहीं करते धान की खेती, ठीक। आगे देखो 4/5 ग्रामवासियों की आयु जो है 25 वर्ष से कम है। 100 का 4/5 निकालो, 5 दूना 10 20 80 लोग, सोचो 80 लोग क्या है 25 वर्ष से कम आयु के हैं। 25 वर्ष से कम आयु के, तो 20% कौन से लोग हैं जब जिनके 25 से ज़्यादा है एज। निम्नलिखित में से कौन सा है, आप देखो ध्यान से। ऐसे सभी ग्रामवासी 1/3 ग्रामवासी साक्षर है, तो मतलब 33% लोग साक्षर है, ठीक है। तो 77 लोग साक्षर नहीं है। अब ध्यान से समझना, ऐसे सभी ग्रामवासी साक्षर है जिनके पास अपने घर है। अरे भाई ये 33% ही है। अरे घर कितने लोगों के पास है 50, तो 17% वो लोग हैं जिनके पास वो एजुकेटेड भी नहीं है पर उनके पास घर है, गया काम से। 25 वर्ष से कम आयु वाले कुछ ग्रामवासी साक्षर है। हाँ 25, देखो ध्यान समझना क्या बोला है कि 25 वर्ष से कम आयु, 25 वर्ष से कम आयु वाले कितने लोग हैं 80,
तो भाई इनमें से कुछ लोग साक्षर है। हाँ भाई 33% में तो कुछ तो होगा ही ना भाई। आप सारे के सारे अगर ये निकाल दोगे तब भी 3% बचा ना, तो 3% लोग तो फिर भी है ना एजुकेटेड, तो ये तो 100% सही है। केवल आधे ग्रामवासी साक्षर है जो धान की खेती करते हैं। भाई धान की खेती कितने लोग करें? 20। तो ये कैसे आप निकाल पाओगे? केवल आधे ग्रामवासी जो धान की खेती करते हैं। अरे नहीं, ये अपन एग्जैक्ट डाटा बता ही नहीं सकते। हो सकता है भाई 20% बहुत सारे लोगों में डिवाइडेड हो। 25 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी ग्रामवासी के पास अपना घर नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो, 80% लोगों के पास घर है और 80% वाले जो है 25 वर्ष से कम आयु के, और ये 50 मान लो 50 के पास मान लो घर भी नहीं है, तो फिर भी 30% बचे, तो 30% लोगों के पास घर है अपना। अब देखो ये क्वेश्चन याद रखना, कभी भी गलत मत करना। अब फिर अगर ये क्वेश्चन में गलत करके आओगे तो क्या होगा? देखो ये लीनियर इक्वेशन वाला 6ठी क्लास का क्वेश्चन करो, ये 53 करो। ये तो मैं करवा चुका हूँ 58। चलो फटाफट वो करो 53। बार बार क्या ही कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन को, पर 53 करो। ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन में आप लोग, मैं फिर बता रहा हूँ, घड़ी वाले क्वेश्चन के लिए ट्रिक, वो घड़ी लेके जाना एग्जाम में। देखो ये क्वेश्चन करके देखना, जितने भी घड़ी वाले क्वेश्चन आए हैं ना सारे करके देखो घड़ी से। इसका ट्रिक यही है। अब ये तो है ना फ्री फॉरवर्ड का लड्डू है एग्जाम में, सही बता रहा हूँ। ओनली घड़ी लेके जाओ, क्वेश्चन सोल्व करो, तब भी गलत करके है ना उठा के फेंक दूंगा भाई। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, सीसेट अगर आप इतनी सारी चीज़ें हैं, नॉलेज है, हैक है, ट्रिक्स है, सब कुछ है, इतने जुगाड़ बता रहा हूँ, फिर भी सीसेट पास नहीं होता ना, तो फिर समझ लो फिर कभी होगा भी नहीं जीवन में। सर इसका तो सी होगा आंसर। ठीक है, हो गया सर। चलो ठीक हो। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन याद रखना ये चीज़। अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ये 6ठी क्लास का क्वेश्चन है। जय तथा विजय ने एक ही दुकान से एक ही प्रकार के कुछ पेन तथा विशेष पेंसिल खरीदी। कुछ पेन मतलब x मान लो, विशेष पेंसिल y मान लो, के लिए समान धनराशि खर्च की है। ठीक है, यदि जय ने मतलब दोनों ने सेम के, जय ने 3 पेन तो 3x, 5 पेंसिल, ठीक है, और विजय ने 2 पेन तो मतलब 2x प्लस 7 पेंसिल 7y, क्योंकि धनराशि सेम है, तो निम्न में कौन सा सही है? अब देखो यहाँ से निकाल लो, ये निकालोगे तो यहाँ पे x बचेगा, ये उधर जाएगा तो 2y बच जाएगा। तो इसका मतलब है, ध्यान समझना, अब ये समझ में आना चाहिए। ये समझ में आएगा तो आप ऐसे गलत कर दोगे इसका। ठीक है, यहाँ देखो पेंसिल का मूल्य याद रखना, ये किसका है? ये x जो है पेन और ये है पेंसिल। तो याद रखना पेन का जो मूल्य है पेंसिल का दुगुना है। अब ये कहाँ लिखा है? पेन का जो मूल्य है पेंसिल का मूल्य से दुगुना है, आंसर सी, ये घट जाएगा। अब मैंने क्या बोला, दोनों स्टेटमेंट एक जैसे दिए रहेंगे, जहाँ उल्टे स्टेटमेंट दिया रहता है। देखो ये दोनों स्टेटमेंट उल्टे है, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे काट दोगे आप। सर 57 बता दीजिएगा। अरे तो घड़ी से होगा, तो मैं क्या करूँ? अब इसमें घड़ी निकालो और करो। अरे भाई मैं फिर बार बता रहा हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे तो पॉसिबल है नहीं ना। आप खुद घड़ी लो और घड़ी में देखो डायरेक्ट। ये मैंने एग्जाम में भाई इसी से ही सही किया है। ये 180 डिग्री का कोण, ऐसे मैं वो तरीका भी सिखाऊंगा जब तक क्लॉक करेंगे तब। पर ये यार रखने, घड़ी से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ये जाके करो, घड़ी लेके बैठो। अब इसमें मैं क्या सिखाऊंगा? कल सिखाया तो था वो, घड़ी से क्वेश्चन सोल्व होता है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। ये याद देखो, कल मैंने सिखाया था, ये करो 68 करो। ये मैंने कल सिखाया भी था आप लोगों को। इसका तो आंसर ही याद होता है। आंसर ही नहीं आएगा? आंसर ही याद हो गया सर। मिलीलीटर है तो 10,000 हो जाएगा। अच्छा 10,000 अगर आएगा। लीटर, जी सर, अगर लीटर होगा तो 1,000 आ जाएगा। तभी सी सेट नहीं होता तुम्हारा। 10,000 आंसर है इसका। 1,000 होगा, 2 में से एक ही होगा बस। बस इसका आंसर आप आप देख क्या है, लो। होगा। ठीक है चुप रहो, अब करने दो लोगों। तुम्हारा हो गया ना, अभी करने दो इन लोगों को।
सी सेट में भी 1993 वाले मैथ का ही फॉर्मेट चल रहा है। तो और क्या, वही है पीवाईक्यू में सब सारी चीज़ें। पीवाईक्यू इसलिए हम फिर बार बताओ, यूपीएससी के पीवाईक्यू करो ओनली, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सर इसका डी होगा। ठीक है, और बताओ, और लोग तो बताओ, देखते जाता हूँ कौन किसको क्या करता है इसका आंसर। कल करवाया था, सोचो तब भी अगर ये लोग आप करोगे नहीं तो गलत उठा के फेंक दूँ। कल का क्वेश्चन का है, कल जो क्वेश्चन सोचो डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। हो गया सर, इसका आएगा, ए आएगा। निखिल डंडा है वहां पे। गलत है, नहीं आएगा। क्या आएगा? सी। क्या आएगा? सी आएगा ना? 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। डी आएगा, डी डी। 1 2 3 4 5 6 डी आएगा, डी। अब समझ लो, तुम लोग ए भी ले आए, बी भी ले आए, सी भी ले आए, डी भी ले आए। 5 ऑप्शन बना दोगे तो वो भी ले आओगे। और सोचो, जो कि मैंने करवाया था, और कल मैंने आपको फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेजा भी था, उसके बावजूद ही तुम लोग गलत करे, तो मैं तुम लोगों से क्या ही अपेक्षा करूंगा कि तुम लोग एग्जाम में क्वेश्चन जाके सही करोगे। अब सोचो जो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कल जो करवाया हूँ उसके बावजूद आज तुम लोग गलत कर रहे हो, तो 60 दिन बाद में क्या हाल होगा तुम लोगों का। इसका ए नहीं आएगा सर। अब उठा के फेंक दूंगा। ये मिलीलीटर कौन पढ़ेगा? कल भी तो यही क्वेश्चन था। 1 मीटर में। अरे भाई, घनीय पात्र है तो वही याद करो, सेम चीज। 10 की पावर 6 आएगा। 10 की पावर 6 कहाँ पे दिया है? अच्छा, हाँ, कल वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भाई सेम ही है, एकदम डिक्टो कॉपी पेस्ट। किलोमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर बराबर। कल मैंने सब भेजा आपको, जाके देखो। उसमें सब है, सब है उसमें, जाके देख। अरे ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट जाके देखना। छठी क्लास में ही है। और जो कल मैंने ना जो आपको भेजा था ना, वो जाके देखो। क्या ही करोगे तुम लोग। देखो 1 लीटर बराबर उसमें दिया है 1 क्यूब डेसीमीटर है। अगर मान लो कि उसको आप जो चेंज करते हो, देखो ये देखो ध्यान से देखना, 1 लीटर बराबर जो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर आप इसको मिलीमीटर क्यूब में करोगे, देखो मिलीमीटर, तो इसको फिर 10 की पावर 3 से गुणा करोगे, 10 की पावर 3 से गुणा 10 की पावर 6। जाके देखो, कल मैंने भेजा भी था, कल करवाया भी था आप लोगों को, फिर भी आप गलत करोगे तो क्या ही करोगे। अब ये तो माइनस में आएगा सर। हैं? इसका आंसर है। फिर से बता दो सर एक बार। कल मैंने करवाया है क्वेश्चन, उसके बावजूद तुम लोग गलत कर रहे हो ना, फिर समझ लो। देखो 1 मीटर वाला ध्यान समझो, चलो मैं करवा देता हूँ। देखो 1 मीटर वाला है, ठीक है। 1 मीटर भुजा, एक भुजा है, ठीक है। घन है तो भुजा क्यूब होगा। इसमें आयतन जो आएगा भुजा क्यूब आएगा ना, तो ये 1 मीटर क्यूब हुआ। अब 1 मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करो, समझ में आया? तो इसको जब मीटर क्यूब को आप 1 मीटर को चेंज करोगे, ध्यान से समझना, 1 मीटर जो क्यूब होता है उसको अगर आप चेंज करोगे तो वो आएगा, ये जो है 10 की पावर 3 जो है सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इसके बाद में ये बोला कितने मिलीलीटर, जब इसको जो आप मिलीलीटर में चेंज करोगे 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 होगा। कल भी करवाया हूँ सेम क्वेश्चन। 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 होगा ना। ये मीटर क्यूब है। अरे मीटर क्यूब है, 1 मिलीमीटर को स्क्वायर थोड़ी ना पूछा है, वर्ग थोड़ी, घन पूछा, घन। अरे जाके ना, मैंने कल है ना, कल आप जो को भेजा ना, जाके देखो 1 लीटर इक्विवेलेंट टू, ये डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट लिखा हुआ है वहाँ पे। हाँ सर, सही कह रहे हैं, वो भी देखा था लेकिन फिर भी 1000 कर रहे हो। अगर अब भी दिक्कत आ रही है, जाके एनसीईआरटी पढ़ो। मैं तुम लोगों को फिर बता रहा हूँ, जिसको भी मैथ में दिक्कत आ रही है भाई, एनसीईआरटी पढ़ो जाके। मैं पढ़ा चुका हूँ, जब मैं पढ़ा रहा था तब तो सो रहे थे तुम लोग, तो मैं दोबारा तो पढ़ाऊँगा नहीं। स्वाभाविक सी बात, तुम लोग गलती है भाई। ये क्वेश्चन देखो 2024 में भी आया, कल भी करवाया हूँ, 2024 में भी आया यही क्वेश्चन। अब समझ लो, तुम लोग फिर भी गलती कर रहे थे।
चलो ये क्वेश्चन करो, 70 करो, करवा चुका हूँ पर करो, ये उसी का क्वेश्चन है ये। अब कौन जाग रहा है? अमित जाया होगा पक्का। कौन आया की क्लास का? संध्या। संध्या क्लास का टाइमिंग 7:30 होता है। चलो 70 नंबर करो फटाफट। अब मैं फिर बता रहा हूँ, जिसको सीसेट में दिक्कत हो रही है आप चुपचाप जाके वो कीजिए। करो 70 नंबर करो सब लोग, सबसे बनना चाहिए ये क्वेश्चन। रोज मोटर चला के कोई भूल रहा है, यही हो और क्या है। इसके सर ये होगा। ठीक है देखते हैं। नहीं हाँ करो क्या हो गया? हो गया। और किस किस से हुआ ये? अरे जैसे मैं करवा चुका हूँ पहले भी। ये चलो अभी रहने दो, अगर मान लो नहीं भी हो रहा तभी कौन, पर मैं करवा चुका हूँ, बनना चाहिए ये क्वेश्चन। ऐसे भी अपन प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे ना, तो उसी का रेशियो पढ़ेंगे, तो उसी का ये है ये क्वेश्चन बाय द वे। अभी रहने दो इसको, रेशियो में अपन ऐसे बनना चाहिए, मैंने करवा चुका हूँ नंबर सिस्टम जब करवाया था तभी मैंने करवाया था क्वेश्चन, अपन ऐसे बनना चाहिए, रेशियो का क्वेश्चन है। ऐसे तो आंसर यही आएगा इसका। देखो ध्यान समझो, मान लो कि देखो ABC है कि बीच में एक अनुपात दिया है, ठीक है। अब आपने को नहीं पता क्या है, वो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ से आप अपना दिमाग मत लगाने लग जाना, ठीक है। अब याद रखो, देखो यदि P जो है, P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A को। ये भी याद रखना, A अनुपात B अनुपात C। तो लॉजिकली सोचना, Q प्लस R से अधिक है तो A को अधिकतम अंश मिलेगा। हाँ ये बात सही है भाई। जैसे मान लो ये 4 है और ये 2:1 है, तो स्वाभाविक सी बात है इसको, ये देखो प्रॉफिट लॉस अगर पढ़ोगे आप, उसमें डिवाइड अनुपात के रेशियो पे तो डिवाइड होता है। जब ये सबसे ज़्यादा है, स्वाभाविक सी बात है, तो A को सर्वाधिक अंश मिलेगा। ये बात सही है, ठीक है। तो पहला सही है, तो सॉरी ये तो गया काम से, ये दोनों ऑप्शन, ठीक है। अभी तो देखो, यदि R जो है, R देखो ध्यान समझना, इसके बारे में बोल रहा है। यदि R जो है P प्लस Q से कम है, 4 प्लस 5 सॉरी P प्लस Q से, P प्लस मतलब 4 2 6 से कम है, तो C को न्यूनतम अंश मिलेगा। ये चीज़ याद रखना। अब मुझे बताता हूँ, ध्यान समझना। यहाँ से अगर रेशियो तो मिल रहा है 4:2 के, मैं देखूँ तो मुझे बताओ, जैसे मैं इस रेशियो को चेंज कर दूंगा तब मुझे बताओ। ज़्यादा तो अभी भी है, परंतु क्या सबसे कम C को मिल रहा है? नो, अभी आप किसको मिल रहा है? B को। तो ये आंसर फ्लक्चुएट हो रहा है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा, आंसर ये आएगा। संभावनाएं बन गई। हाँ उसमें 2 पॉसिबिलिटी बन गई ना, तो 100% अपने को देगा नहीं आंसर। चलो 77 करो, ये तो बनना चाहिए बस। 77 करो आप लोग, और 75 करो, ये करो। ये सब एवरेज वाले क्वेश्चन है। और कोई आंसर नहीं बताएगा, सब करो पहले, मैं पूछूंगा तब बताना।
एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बनने चाहिए। हो गया सर। दोनों हो गया। आंसर बोलूं? 9 75 वाले को बोल रहा हूँ बस। 9 आप देख लीजिए, कंफर्म करें। 9 हो गया सर। दोनों हो गया। हाँ ठीक है ठीक है। और किससे हुआ? आप सोचो कि ये, हाँ बोलो, क्या बोले संजय, बोलिए। तो 77 नहीं हुआ। क्यों नहीं होना चाहिए? जाके एनसीईआरटी चैप्टर लगाओ, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। सर इसके बाद एज ही स्टार्ट करिएगा, एज वाला क्वेश्चन। अरे भाई ये एज वाले तो क्वेश्चन करवा दिया हूँ सारे। कहाँ सो रहे हो तुम निखिल? अरे हाँ करवा दिए, लेकिन ये सबसे हाँ मेरा गलत हो रहा है। अरे गलत हो रहा है तो आप कॉन्सेप्ट गलत, जाके एनसीईआरटी चैप्टर लगाओ पहले जाके, फिर दृष्टि वाला चैप्टर लगाओ। क्यों नहीं बनेगा? एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ के आते क्वेश्चन। चलो देखो 75 का किसका क्या क्या आंसर आ रहा है बताओ। सर 75 का रविवार आ रहा है और 77 का भी आएगा क्या? 75 का सर मेरा बी आ रहा है और उसका भी बी आ रहा है। अच्छा युवराज तुम्हारा क्या आ रहा है? हाँ मेरा भी आ रहा है। अब देखो संध्या तुम दोनों देखो, ध्यान देखो इधर। और ये क्वेश्चन है ना, तुम्हें पता है 2021 का है, इससे पहले 5 बार आ चुका है पहले यही सेम क्वेश्चन, कितनी बार करवा चुका हूँ। जोसेफ क्लब में प्रत्येक 5वें दिन आता है 5। हर्ष जो है प्रत्येक 24वें दिन जाता है, जबकि सुमित 9वें दिन जाता है। यदि सभी तीनों किसी रविवार को क्लब में मिले तो वह पुनः तीनों क्लब में किस दिन मिलेंगे? तो केवल कब मिलेंगे? एलसीएम। अभी क्वेश्चन कितनी बार करवाऊँ? ठीक है अब देखो, इसमें 2 का भाग देने से कोई फ़ायदा है नहीं, 3 का भी भाग देने से फ़ायदा है, 3 का हाँ है फ़ायदा। 3 अठे 24, 3 के 9, इसके बाद डायरेक्ट गुणा कर दो, कोई ज़रूरत नहीं। 3 पंजे 15, 15 अठे 120, 120 और 360। ठीक है अब 360 है, ध्यान समझना। तो इसका मतलब 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 पंजे 35, ठीक है 10, 3 रिमाइंडर आ रहा है। तो जब ये कब मिल रहे हैं? संडे को मिल रहे हैं, तो अब कब मिलेंगे? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। आंसर बुधवार। पहले भी सोचो 5 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, फिर भी अगर गलत हो। हाँ बोलिए। देखो इधर आप अगला ही देखो 77। अब देखो मैं समझ रहा हूँ कि आप एलसीएम का क्वेश्चन गलत करोगे ना फंस जाओगे। मैं फिर बता रहा हूँ एग्जाम में ये सबसे इजी टॉपिक है। एलसीएम, एज, लीनियर इक्वेशन, ये नंबर सिस्टम। आगे जो रेशियो है और परसेंटेज यहीं तक इम्पोर्टेंट है। मैं मैथ के मान के चलो कि 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है आगे देखो, एक्स ने वाई से कहा। अब देखो ध्यान समझना कौन सा सही है। देखो मैं ऑप्शन मेथड से भी करवाऊंगा, ऐसे भी करवाऊंगा, दोनों ध्यान से समझना। पर ऑप्शन मेथड इसमें इजी पड़ेगा। ठीक है एक्स ने वाई से कहा आपके जन्म के समय, एक्स जो है वाई से कह रहा है। ठीक है ध्यान समझना है चीज़। एक्स ने वाई से कहा आपके जन्म के समय मेरी आयु आपकी वर्तमान आयु की दुगनी थी। मतलब देखो ध्यान से समझना, इसकी प्रेजेंट एज मान लो कि वाई की, जो मैंने प्रेजेंट एज मानी एक्स मान लो, वाई मान लो, जो भी है कुछ भी मान लो। ये बोला कि इसकी प्रेजेंट एज है। ठीक है ध्यान समझना, फिर अपने पीछे भी जाना पड़ेगा। ये प्रेजेंट एज है। ठीक है ये क्या बोला? आपके जन्म के समय मेरी आयु जो है आपके वर्तमान आयु की दुगनी थी। वर्तमान आयु की दुगनी थी, ये 2x है जब इसका जन्म हुआ था। ध्यान से समझना। अब 2x है तो सब x ही बात है। ये कितनी बढ़ गई है? ये x बढ़ गई है ना, इसकी x बढ़ी है तो 2x प्लस ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। परसेंटेज इसकी 3x हो जाएगी ना। यदि x की वर्तमान आयु 42 वर्ष है,
ध्यान समझना, ये x की एज है 42, तो 3x बराबर 42, तो x बराबर कितना आएगा 3 14। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब ध्यान समझना, सब कुछ मिल गया अपने को, अब आप देखना है क्या पूछ रहा है, उसी अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। ये बोल रहा है 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले जाओ आप, ये 42 है तो ये 8 घटा दो, इसमें से 8 घटा दो तो कितना आ जाएगा 34 आएगा नहीं आएगा भाई 8 साल पहले। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 14 साल का, तो ये कितना साल का होगा 8 साल पहले, सब बता 6 साल का होगा। 8 वर्ष पहले x की जो आयु है, x की आयु 34 है, y की आयु की 5 गुनी थी भाई, कहाँ 5 गुनी है भाई, ज़्यादा है ना, गलत। ठीक है, आगे देखो 14 वर्ष बाद, 14 वर्ष इसमें जोड़ो, 14 जोड़ोगे तो 56 हो जाएगा, इसमें 14 जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा। 14 वर्ष बाद जो है x की आयु जो y की आयु की दुगनी होगी, हाँ दुगनी है, एकदम जस्ट दुगनी है, एकदम आंसर आ गया। अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन क्यों गलत होना चाहिए, कितने क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी अपन। चलो ठीक है, 8:30 हो गया है। ठीक है, तो 8:50 पे मिलो, आज करेंगे वो कंप्लीट। ठीक है, 8:50 पे, कल भाग गए सब लोग तुम लोग। चलो ठीक है, हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो, हाँ बोलो। अभी इसके 8:50 पे क्या करवाएंगे? जीएस कर रहे हैं, उधर हिस्ट्री वाला पार्ट आज करेंगे, 99 से लेके 2005 तक का ट्राई करते हैं, जितना हो पाएगा उतना हिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं उधर। अच्छा, मतलब कि प्रीवियस ईयर कर रहे हैं? हाँ सब्जेक्ट वाइज। चलो ठीक है, सब लोग मिलो फिर 8:50 पे। ठीक है।